गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब थोड़ी देर में ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हम। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आगे हमने कुछ दिनों पहले देखा था, लगभग 7 दिन पहले, कि एक यंग फीमेल थी। वो किसी मैरिज सेरेमनी डांस कर रही थी, और डांस करते करते विदाउट एनी कोई पर्टिकुलर वार्निंग साइन सडनली जो वीडियो में दिख रहा है कि कोलैप्स कर गई। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और उससे मिलता जुलता कुछ और केसेस हैं जो मतलब इंडिया में हमारे हुए हैं, और प्लस जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखे हैं। लास्ट 6-7 महीने में 2 केसेस देखे हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। अ, बस 2-4 मिनट में प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये देखा था लगभग 7 दिन पहले कि एक यंग फीमेल थी। वो किसी मैरिज सेरेमनी। आज का टॉपिक जो है सोशल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जो वार्निंग साइंस होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। चाहे वो फैमिली हिस्ट्री की तरफ से हो, चाहे पेशेंट के अपने सिम्टम्स को रिलेटेड वार्निंग साइंस हो, उसको हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, और उसका मतलब जो एंड रिजल्ट होता है वो कितनी बार बहुत अच्छा नहीं होता है। ये हमने बहुत सारे केसेस में रिसेंटली देखा है, जिसका एक क्लासिकल एग्जांपल आपका जो महिला परिणीता जैन जो थी, उनके केस में देखने को मिला। लगभग 2023 में आईएम के एक ग्रेजुएट थे, पास्ट ग्रेजुएट थे, और वो बैंगलोर बेस्ड थे, शायद जॉब में थे आई थिंक। तो उनका भी ऐसे ही सडन डेथ हुआ था। उनकी भी कुछ फैमिली हिस्ट्री थी, जो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। इसी के साथ दोस्तों हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उन महिला का वीडियो दिखाऊंगा, उसके साथ आपको 2 वीडियोस और दिखाऊंगा। पहला वीडियो वो महिला परिणीता जैन था जो शादी की हल्दी सेरेमनी में डांस करते करते और अचानक से कोलैप्स कर गई। उनके वीडियो को देख के लग रहा है कि डांस करते टाइम में उनको कोई भी वार्निंग साइन, जैसे चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द या सांस फूलना, कोई भी वार्निंग साइन नहीं थी, और वो सडनली कोलैप्स कर गई। तो वो वीडियो पहले हम देखते हैं, छोटा वीडियो है ये। ये देख रहे होंगे कि ये डांस कर रही हैं, कोई वार्निंग साइन नहीं है, और सडनली आगे की तरफ वो झुक जाती हैं और फिर कोलैप्स कर जाती हैं। जो आसपास लोग होते हैं वो बाई स्टैंडर्ड सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, और पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं।
वहां पे मतलब डिक्लेयर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है उनको। और इस तरह से एक जीवन की क्षति होती है। इसी तरह से मैं एक दूसरा वीडियो आपको प्ले करता हूँ। एक 2-3 साल पहले की घटना है। रामलीला दिल्ली में हो रही थी, और रामलीला के टाइम में ही स्टेज पे ही जो एक रोल अदा कर रहे थे उनको डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ सीने में। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। उन्होंने अपने सीने पे हाथ भी रखा हुआ है डिस्कम्फर्ट के कारण। और फिर वो स्टेज से निकल के चले जाते हैं बाहर ड्यूरिंग प्ले इटसेल्फ। और बाद में जब स्टेज से बाहर होते हैं तो वो सडनली कोलैप्स कर जाते हैं और कार्डियक अरेस्ट के चलते डेथ हो जाती है। वो वीडियो में मैं प्ले कर दे रहा हूँ, ये देखें आप। जब ये मूव करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद राइट साइड में जब मूव कर रहे हैं, तो जब लौट रहे हैं उधर से तो सीने पे हाथ है इनके। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं चेस्ट में डिस्कम्फर्ट या सीने में दर्द हो रहा था। और उसके बाद ये जब स्टेज को छोड़ते हैं, बाद में ये खबर आती है कि ये एक्सपायर कर गए, इनका सडन डेथ हो गया उस समय। तो ये सिम्टम जो है ये चेस्ट पेन के साथ एसोसिएटेड है। जो पहले वाली वीडियो मैंने दिखाई उसमें चेस्ट पेन नहीं था, सडनली डांस करते करते कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, और सडनली वो महिला कोलैप्स कर जाती हैं। एक तीसरा वीडियो मैं दिखाता हूँ, जो एक मेल थे, उनका सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था। शादी के टाइम का ही डांस सेरेमनी था, और डांस में करते करते वो भी कोलैप्स कर गए थे। लेकिन उनको भी डांस जब शुरू कर रहे हैं वो तो बहुत ही एनर्जेटिक फॉर्म में, बहुत इंथुजियास्टिक डांस कर रहे हैं। लेकिन जब वो डांस के आगे पार्ट में जाते हैं, थोड़ा टाइम इलेप्स होने के बाद, तो उनको थोड़ी असुविधा होती है। वो थोड़ा रुक रुक के डांस करते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके डांस करते हैं। और फाइनली जब उनको ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है तो वो स्टेज के नीचे बैठ जाते हैं। और बैठने के इमिडिएटली 10 सेकंड 5 सेकंड के बाद वो कोलैप्स होकर गिर जाते हैं, और वो भी बाय बैड लक रिवाइव नहीं हो पाते हैं। तो वो वीडियो में भी मैं प्ले करता हूँ। इसमें दिख रहा होगा कि ये जो आप डांस कर रहे हैं बहुत इंथुजियास्टिक होके, फिर साइड में खड़े हैं जब इनको डिस्कम्फर्ट हो रही है। और डिस्कम्फर्ट होने के बाद ये नीचे बैठ जाते हैं, और बैठने के थोड़ी देर के बाद ये अपने सीने पे हाथ रखते हैं, सीने के आसपास, और फिर ये पीछे की तरफ कोलैप्स कर जाते हैं। तो तीन वीडियो मैंने दिखाया। जो महिला का वीडियो है उसमें कोई वार्निंग साइन नहीं है, और सडनली वो कोलैप्स कर जाती हैं। सीपीआर आसपास के लोग ट्राई करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो मैंने कार्डियक अरेस्ट वाले सेशन में एक्सप्लेन किया था, वो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। फिर हॉस्पिटल जाती हैं वो, बट वहां पे उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाकी दो मैंने वीडियोस दिखाए, उसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस इटसेल्फ। थोड़ी देर तक वो कोशिश करते हैं। रामलीला वाले जो वीडियो है उसमें थोड़ी देर के लिए वो कोशिश करते हैं, उसके बाद वो स्टेज छोड़ के चले जाते हैं, और फिर सडन उनको प्रॉब्लम शुरू होती है, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, और वो भी रिवाइव नहीं हो पाते। तीसरे में उनको थोड़ी ज्यादा देर के लिए प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट हो रहा था, वो डांस को थोड़ी देर रुक के फिर कंटिन्यू करते हैं, और वो फाइनली वो भी स्टेज के नीचे कोलैप्स कर जाते हैं। तो तीनों जो वीडियोस हैं, तीनों अलग अलग बीमारियों को बताते हैं। मतलब जब महिला का वीडियो देख के लगता है कि उनको, जैसे मैंने बताया, कोई वार्निंग साइन नहीं थी। और जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था हिस्ट्री वाइज, तो जो फैमिली में उनकी एक हिस्ट्री थी कि उनका जो छोटा भाई था, एक भाई जो 9 इयर्स के एज का जब था, तो वो साइकिलिंग करते करते, साइकिल चलाते चलाते, जो बच्चे चलाते हैं नॉर्मली, और साइकिलिंग चलाते चलाते वो जब एग्जर्ट कर रहा था साइकिल करते करते, तो वो भी सडनली इसी तरह से कोलैप्स हो गया था, और वो भी रिवाइव नहीं हो पाया था। दूसरा मैंने एक एग्जांपल बताया था, जो आईएएम एक ग्रेजुएट का एग्जांपल दिया था कि जिनका भी सडन डेथ हो गया था 2-3 सालों पहले, 23 में आई थिंक। तो उनके घर में भी एक फैमिली हिस्ट्री थी कि उनके फादर का भी बहुत कम ही एज में एक्सर्ट करते करते, कुछ एक्टिविटी करते करते सडन डेथ हो गया था। तो ये जो वीडियोस हैं या ये जो एग्जांपल है, ये क्लासिकल एग्जांपल होता है जब हेरिडिटरी कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जो बार बार मैं अपने वीडियोस में, सेशंस में बताता हूँ कि जो आपका
हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक एंटिटी है जिसके कारण कभी कभी हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं बहुत मोटे हो जाते हैं और अंदर की उनकी कैपेसिटी कम होने लगती है और ब्लड उसमें एक्युमुलेट या इकट्ठा होने की कैपेसिटी कम हो जाती है और उसके कारण जो हार्ट फेलियर के साइंस आते हैं, प्लस उसमें सडन धड़कन बढ़ के कार्डियक अरेस्ट की एक चांसेस रहती हैं। ये फैमिली में रन करता है ऑलमोस्ट 50%। अगर किसी किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मीन्स फादर मदर भाई बहन या मदर के साइड से जो मामा मामा नाना वगैरह हुए उनकी हिस्ट्री कहीं से भी रही है हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी की, तो उस तरह के पेशेंट्स में 50% चांस है कि उनके बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है। तो जो महिला थी उनके जैसे भाई का डेथ हुआ था, तो पता नहीं इवेल्युएशन हुआ था कि नहीं हुआ था उसके बाद फैमिली मेंबर्स का, बट जब भी आपकी फैमिली में कोई सडन डेथ होता है जो हार्ट अटैक, डेफिनेटली हार्ट अटैक नहीं बताया गया हो कोई और कारण से कि पता नहीं चला कारण कि क्या हुआ था पेशेंट के साथ, सडनली वो सोए हैं और सोए कोलेप्स कर गया कोई पेशेंट, या दौड़ रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं साइकिलिंग कर रहे हैं और कोलेप्स कर गए, तो उस परिस्थिति में ये बहुत जरूरी है कि जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहने का मतलब जो इमिडिएटली आपके मतलब आपके चाचा हो गए, भाई बहन हो गए, फादर मदर हो गए, आपके मतलब मैटरनल साइड से जितने लोग हो गए, फर्स्ट मामा हो गए नाना हो गए, ये लोग की फैमिली स्क्रीनिंग इको के थ्रू, ईसीजी और इको के थ्रू करना मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि ऐसे केसेस को निगलेक्ट करने का ही नतीजा होता है कि इस तरह के सडन इंसिडेंसेस हम देख पाते हैं। और पहले भी इंसिडेंसेस ये हुआ करती थी, आजकल चूंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, मोबाइल है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसका भी एक कारण है कि हम जो सोशल मीडिया या मीडिया में न्यूज आ रही है उसकी इंसिडेंसेस ज्यादा बढ़ गई हैं। और जो हमारे लाइफ स्टाइल वगैरह का भी इफेक्ट है उसके, वो भी एक कारण है कि यंग एज में हार्ट अटैक या इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो जो हेरिडिटरी कारण है जिसमें बिना बिना किसी वार्निंग साइन के आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उसमें एक मोस्ट कॉमन एंटिटी जो मैंने बताई, ये हर बार मैं बता रहा हूँ, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, जिसमें हार्ट के दीवार की मोटाई बढ़ जाती है और वहां से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें से एक प्रॉब्लम है आपकी सडन कार्डियक अरेस्ट या कभी कभी सडन कार्डियक डेथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है और लगभग रेशियो वाइज देखें तो हर 500 मरीजों में एक मरीज को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की बीमारी होती है। और उस लिहाज से अगर इंडिया में देखें तो काफी ज्यादा नंबर हो जाता है। और फैमिली में किसी को अगर सडन कार्डियक डेथ हुआ है या सडन कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, या फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है और आपको कोई बार बार चक्कर या बेहोशी की हिस्ट्री हो रही है, धड़कन की हिस्ट्री हो रही है, तो डेफिनेटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके ईसीजी को इवेलुएट कराएं। और कोई फीचर्स अगर इको में मिलते हैं कि हार्ट की दीवार की मोटाई बढ़ी हुई है, तो 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स का हॉल्टर मॉनिटरिंग जो मैंने अपने पहले के सेशंस में बताया हुआ है, उससे रिकॉर्डिंग लगा के चेक कर लेना अच्छा होता है हमेशा कि धड़कन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा दो और बीमारियां हैं जो उतनी कॉमन नहीं है, जैसे मैंने हाइपरट्रोफी के में बताया कि ये 500 में एक मरीज को मिलता है। उसी तरह से एक बीमारी है लॉन्ग क्यूटी और शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम, नाम पे अपना जाए, ये भी धड़कन अचानक से तेज करके कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। ये बहुत उससे हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी से और ज्यादा लेस कॉमन है या अनकॉमन है। ये 7,000 से 10,000 मरीजों में एक मरीज को होता है और पॉपुलेशन में एक पेशेंट ऐसा मिलता है हमें। और तीसरा एक होता है WPW सिंड्रोम, उसके भी नाम पे नहीं जाएंगे, उसमें भी धड़कन अचानक होकर कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। ये सब नॉन नॉन हेरिडिटरी कारण है सडन कार्डियक अरेस्ट के। हेरिडिटरी कारण है, सॉरी, हेरिडिटरी कारण है सडन कार्डियक अरेस्ट के। जो नॉन हेरिडिटरी या नॉन जेनेटिक कारण है जो अनुवांशिक रूप से नहीं है, उसमें आपके जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, हार्ट का इन्फेक्शन के कारण मायोकार्डिटिस जिसको बोलते हैं वो हो सकती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो नॉन हेरिडिटरी फॉर्म में आपको सडन कार्डियक अरेस्ट करा सकती हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जो महिला जिसकी डेथ हुई थी, 23 साल एज था उनका, उनके भाई की डेथ हुई थी 9 साल के एज में, तो बहुत जरूरी था कि ये जो महिला थी इनका
इको ईसीजी की स्क्रीनिंग हर 5-5 साल पे कराई जाती है, जब तक 30 या 35 साल या 40 साल की उम्र तक वो नहीं पहुंच जाती। इवन कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें बीमारी पता होती है, बट फिर भी बहुत बारी हम उसको नहीं कर पाते। मतलब इवेल्युएशन के बाद भी, सारी चीजें पता होने के बाद भी कभी कभी इंसिडेंसेस होते हैं जिनको नहीं बचाया जा सकता। बट बहुत बारी ये पॉसिबल हो पाता है कि कुछ मशीन्स, कुछ डिवाइसेस, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम है आपकी सडन कार्डियक अरेस्ट की हेरिडिटरी फॉर्म में, वो बचाई जा सकती है। बाकी दो मैंने जो वीडियोस दिखाए थे आपको, जिसमें रामलीला के टाइम में और जो डांस में जो मेल पेशेंट थे वो कोलैप्स कर गए थे, उन दोनों में आपने देखा कि वार्निंग साइंस थी। थोड़ी देर के लिए वार्निंग साइंस आई और वो कोलैप्स कर गए। तो इसमें है कि यूजुअली ये देखा जाता है कि इस तरह की वार्निंग साइन उनको पहले भी आई होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि जब डांस कर रहे हैं वो, या जो रामलीला का परफॉर्मेंस हो रहा है, उस समय उन्होंने सीने की तरफ अपना हाथ पकड़ के रखा हुआ है। ये बताता है कि जब वो एग्जर्ट करते होंगे अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जब सीढ़ी चढ़ते होंगे, तेज दौड़ते होंगे, तेज चलते होंगे, तो उनको वो डिस्कम्फर्ट होता होगा। कभी कभी नहीं भी होता है ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में भारीपन। तो यूजुअली इस तरह के केसेस के लिए सडन डेथ यूजुअली बहुत रेयर है। हार्ट अटैक के टाइम में सडन डेथ हो सकता है, बट उसके पहले डेफिनेटली कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकती हैं। तो ये जरूरी है कि 40 साल के ऊपर के जो भी पेशेंट्स हैं इस तरह के बीमारियों के लिए, इवेल्युएशन हर 1 साल 2 साल पे ईसीजी, इको और ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी टेस्ट जो मशीन पे चला के हम करते हैं, उसको जरूर करवाते रहें। और जो हेरिडिटरी वाला मैंने बताया, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट क्यूटी, तो इसमें यह है कि अगर फैमिली में किसी को भी सडन कार्डियक डेथ यंग यंग एज ग्रुप में हिस्ट्री रही है और कारण नहीं पता चला, तो आप अपने पूरे फैमिली मेंबर की स्क्रीनिंग जरूर करा लें। खासकर उनके ब्रदर सिस्टर्स जो भी हैं, इमीडिएट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, उनका जरूर करवा लें। और ये हर 5 5 साल पे करवाते रहें, ताकि कोई अगर हेरिडिटरी चीज है तो उसका ट्रीटमेंट अगर संभव है तो वो किया जा सके। कोई डिवाइस लगा के ट्रीटमेंट की जा सकती है तो वो भी हम कर सकते हैं, और इससे डेफिनेटली जिंदगी बचाई जा सकती है। अब मैं एक दो फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूँ, जो पहले भी मैंने दिखाया था आपको। एक सेकंड। अब ये एक फोटोग्राफ है। पहले मैंने पिछले सेशन में वो पहले आपको कार्डियक अरेस्ट वाले में बताया भी था। पता नहीं ये बहुत क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये आप देख रहे होंगे कि ये एक हर्ट है, जिसमें हर्ट की दीवार आपकी इतनी मोटी है, ये देख रहे होंगे आप। अब इसमें आपका ये जो ब्लड फ्लो जा रहा है इस वाली आर्टरी में, जो पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, ये नॉर्मल विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ये फ्लो कर रहा है। अब आप दूसरे फोटोग्राफ में, जो ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का फोटोग्राफ है, आप इसमें देखें कि ये जो दीवार है, जो ये वाली दीवार थी, इसकी दीवार की मोटाई इसके कंपैरिजन में कितनी ज्यादा बढ़ गई है, लगभग 3 गुना 4 गुना है। और ये जो रास्ता है जिससे ब्लड आपके पूरे शरीर में जाना है, उस वाले पार्ट को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या रोक रहा है ब्लड जाने देने से। तो जब आप रेस्टिंग फेज में है तब तो ब्लड आसानी से चला जाता है, लेकिन जब आप बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जब पंपिंग बढ़ती है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा करता है ब्लड जाने देने के लिए। तो इस कारण से भी, चूंकि ब्लड आपके बॉडी के सिस्टम में नहीं पहुंच रहा है, और हार्ट को भी जो ब्लड पहुंचती है वो ये वाली नस, ये जो भाल्व है, भाल्व पार करने के बाद यहां से ही आपकी निकलती है। तो अगर ब्लड ही नहीं जा रहा तो आपकी हार्ट की नसों को भी सप्लाई कम हो जाएगी, हार्ट को ब्लड कम मिलना शुरू होगा, और सडनली वो कार्डियक अरेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक कारण है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में सडन कार्डियक अरेस्ट होने का। लेकिन सिर्फ रुकावट एक कारण नहीं है। अ, अब
यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका ये जो आपका है ये रुकावट पैदा कर रहा है, यहाँ पे बीच की कैविटी में है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो आपका जो मोटाई बढ़ी है दीवार की वो नीचे के पार्ट में बढ़ी है, जो रुकावट यहाँ पैदा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ये यूजुअली इस वाले बीमारी से जो यहाँ रुकावट पैदा कर रही थी थोड़ा कम सीवियर होगा, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट का कोई रिस्क नहीं है। जब भी ये मोटाई बढ़ी हो, चाहे वो ये ऑब्स्ट्रक्शन वाले पार्ट पे हो, ऑब्स्ट्रक्शन वाले पार्ट से बहुत दूर हो, या दोनों के बीच में हो, यहाँ पे भी रुकावट तो पैदा नहीं कर रहा है बट यहाँ पे रुकावट पैदा हो रही है। लेकिन इस वाले के कंपैरिजन में जो रुकावट वाला जो था उसके कंपैरिजन में ये कम सीवियर है, ये भी कम सीवियर है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री नहीं हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी, तो ज्यादा चांस है। ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट नहीं है तो भी चांस है, थोड़ा कम चांस है बट डेफिनेटली है। अब उसके रुकावट नहीं है तो सडन डेथ होने का कारण ये होता है कि जो आपकी टिश्यूज हैं, चूंकि यहाँ पे हमारा नॉर्मल टिश्यू से अलग टिश्यू बन रही है, चूंकि मोटाई बढ़ गई है। जो टिश्यू हमारा एक बराबर लेयर में ऐसे मतलब लेयर बाय लेयर, जैसे हम अलमीरा में कपड़ा सजाते हैं तो लेयर बाय लेयर रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और हैफेजर्ड हम फेंक दें तो वो बहुत गंदा लगता है। उसी तरह से यहाँ पे हार्ट के अंदर जो है आपकी, ये जो आप हार्ट की नसें, हार्ट की दीवारों को देख रहे हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल लीनियरली अरेंज होती हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखें कि ये हैफेजर्ड अरेंजमेंट है, बहुत कोई क्लियर कट अरेंजमेंट नहीं है, और बीच बीच में ये जो ब्लू ब्लू जैसा दिख रहा है ये फाइब्रस टिश्यू की तरह मान लें। फाइब्रस टिश्यू क्या बोलते हैं हम, कि जैसे मान लीजिए कि आपके स्किन पे कुछ लंबा कट लग गया, और उसकी जब हीलिंग होती है, कोई चाकू लग गया, कुछ लग गया, और उसकी जो हीलिंग होती है वो चमकते वाले की स्किन से होती है, तो उसको फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। उसी तरह की फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट आपके हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में भी होता है। और ये एक कॉमन कारण है बिना ऑब्स्ट्रक्शन वाली बीमारी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के कार्डियक अरेस्ट होने का। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी या रुकावट वाली कार्डियोमायोपैथी है, जो जिसमें मोटाई बढ़ी हुई है, वही आपको कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। बिना रुकावट वाली जो आपकी कार्डियोमायोपैथी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, उसमें भी लगभग उतना ही चांस है कार्डियक अरेस्ट होने का, थोड़ा कम है बट लगभग उतना ही चांस है कार्डियक अरेस्ट होने का कंपेयर टू रुकावट वाली कार्डियोमायोपैथी के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। इसीलिए जब भी इस तरह का पेशेंट हमें मिलता है तो अ, हमें एक ईसीजी, इको और मिनिमम एक होल्टर 2 या 3 दिन का लगा के, या कम से कम 1 दिन का लगा के जरूर चेक कर लेना चाहिए कि धड़कन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जब आपकी ये टिश्यूज और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जो प्रॉपर नहीं अगर आपको सेल का अरेंजमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हार्ट का अंदर है उसके अंदर अचानक से धड़कन तेज करके और लगभग वो धड़कन नॉर्मल 60 से 100 होने चाहिए, वो 200 250 तक कुछ भी जा सकती है, वो कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। धड़कन किस तरह की होती है उसका ईसीजी आप मैं दिखा देता हूं आपको। नॉर्मल ईसीजी 60 से 100 का धड़कन पैदा करती है, लेकिन अब जब जब कार्डियक अरेस्ट होगा आपको, तो कार्डियक अरेस्ट की ईसीजी मोटा मोटी आपकी ये है। अभी ये देखें कि ये धड़कन कितनी तेज चल रही है। ये धड़कन इतनी तेज है कि आपको लगभग इसमें लगभग 200 की धड़कन है। तो अगर 60 की धड़कन, 70 की धड़कन आपकी, जहां आपके शरीर बना हुआ है 70 की धड़कन के लिए, और यहाँ कहाँ 200 की धड़कन हो रही है, तो हार्ट की प्रॉपर पंपिंग नहीं हो पाती है, और सडनली वो कार्डियक अरेस्ट आपको हो जाता है। तो इस जो धड़कन वाली बीमारी जो मैंने अभी ईसीजी दिखाई आपको, फोटोग्राफ दिखाई, उसका एकमात्र उपाय है कि या तो वो खुद से ठीक हो जाए धड़कन, या दूसरा हमें इलेक्ट्रिक शॉक देके, जो डिफिब्रिलेटर मशीन होती है उसे शॉक देके उस धड़कन को ठीक करना होता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं है इस तरह की बीमारी से बचने का। तो इसी कारण से जब भी आपके फैमिली में किसी को सडन डेथ हुआ हो, और नहीं, अगर आपको बीमारी पता नहीं चली है कि किस कारण से हुआ, तो आप उसको इवेलुएट कराएं अपने फैमिली मेंबर्स को। अगर बीमारी पता थे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, और आपने बच्चों में भी पता चल गया कि कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है, तो डेफिनेटली ये डिवाइस आपको लगवाना ही लगवाना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 6 7 महीने पहले ये घटना मैंने पहले भी बताई थी
कि एक पेशेंट आई हमारे पास जिनको सीने में हल्का सा एटिपिकल दर्द हो रहा था, जो कहीं से हार्ट से रिलेटेड नहीं लग रहा था, बट उनकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा पैनिक थी। तो मैंने जैसे जनरल क्वेरी इंक्वायरी करी कि इतना पैनिक होने का कारण क्या है। एश्योरेंस के बाद भी उनकी पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि उनके फैमिली में पिछले 1 साल में लगभग अ, 3 फैमिली मेंबर्स का डेथ हो चुका था। तो मैंने फिर इंक्वायरी करी तो उन्होंने बताया कि पहले जो फादर थे उनका डेथ हुआ, उसके बाद जो उनके बच्चे थे एक लड़के उनका डेथ हुआ। फिर उन्होंने अपने फैमिली मेंबर की सारे लोगों की कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप कराई। चेकअप में ये पता चला कि जो एक लड़की थी उनकी, जो फादर डेथ हुए थे उनकी जो लड़की थी, उनको भी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की बीमारी थी, और 2 फैमिली मेंबर, फादर और भाई का डेथ, सडन डेथ हो चुका था। लड़की को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी थी। तो डॉक्टर्स ने उनको डेफिनेटली प्रिस्क्राइब किया, रिकमेंडेशन वाइज वही है कि आपको आईसीडी, एक डिवाइस होती है जो मशीन अंदर ही अंदर लगा दी जाती है, और अंदर ही अंदर वो इलेक्ट्रिक शॉक देके आपकी धड़कन अगर खराब होगी तो वो ठीक कर देगी। तो उस तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट उस लड़की को डेफिनेटली थी। उन्होंने डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया, बट लड़की की उम्र 19 साल के करीब थी, वो मैरिज के आसपास के एज में थी, तो उनका था कि मैरिज एक बार करवा दें, उसके बाद हम वो डिवाइस लगवा लेंगे। तो somehow वो डिवाइस इमिडिएटली नहीं लग पाया, और मतलब जब ही उस लड़की को बीमारी पता चली, उसके 6 से 7 महीने के बाद उस लड़की की भी सडन कार्डियक अरेस्ट हुई, और वो भी अनलकली नहीं बच पाई। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको डेफिनेटली इसको टालना नहीं चाहिए। डेफिनेटली आप जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हाँ डिवाइस लगाने की जरूरत है, करंट शॉक देके करंट धड़कन को ठीक करने के लिए, आईसीडी डिवाइस का नाम होता है, उसको डेफिनेटली लगवाना चाहिए। और उसको हम लोग को पेशेंट की जिंदगी को बचाने में बहुत सहूलियत होती है। बाकी जो बीमारियां हैं जो मैंने बताया, बाकी 2 वीडियो जो बाद के 2 वीडियोस दिखाए थे जिसमें कि डिस्कम्फर्ट था पेशेंट को और उसके बाद वो कोलैप्स हुए, उसमें यूजुअली 40 साल से ऊपर की बीमारी होती है। अब थोड़ा सा हम एज को कम कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल वगैरह जो खराब कर ली है हमने, तो 30 साल की उम्र के ऊपर भी आप हार्ट अटैक की संभावना बढ़ने लगी है। तो आप जब 30 साल या 35 साल की उम्र के ऊपर जाते हैं और कोई रिस्क फैक्टर फैमिली का नहीं है, तो आप डेफिनेटली हर 1-2 साल पे आप अपना ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट जरूर करवाते रहें डॉक्टर से मिलके। 1 साल, 2 साल, 3 साल पे करवाने से एटलीस्ट आप थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप सेफ जोन में रहेंगे, रादर देन कि कोई सडन सरप्राइज होने के कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और सडनली इस तरह के सिम्टम्स हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर टीएमटी, स्ट्रेस इको ये सब नॉर्मल है, तो आपकी चांसेस है कि अगले 1-2 साल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी हैं आपको, ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ के बारे में। तो जो बार बार ये सोशल मीडिया पे ये डाला जाता है कि ये फलाने को हार्ट अटैक हो गया, तो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो कोलैप्स कर गया उसको हार्ट अटैक से ही डेथ हुआ हो। इस महिला में डेफिनेटली हार्ट अटैक का कोई सिम्टम नहीं है, उसको कोई न कोई जेनेटिक बीमारी रही है, और मोस्ट लाइकली फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड देखते हुए लगता है कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है। और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी ऐसी बीमारी है जिसमें कि आप थोड़ा भी एग्जर्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए और सडन कार्डियक डेथ हो जाए। इवन ये इतना कॉमन है कि जो यंग एथलीट्स हैं, ओल्ड एज में तो हार्ट अटैक मोस्ट कॉमन कारण है सडन कार्डियक अरेस्ट का, लेकिन यंग एज में 35-40 साल से कम के एज में यंग एथलीट्स जो होते हैं, जो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, उनमें यंग एथलीट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है। और जब भी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पेशेंट को होता है तो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की इको स्क्रीनिंग मैंडेटरी है, आपको करवाना ही करवाना है। नहीं तो ये सरप्राइजेस कभी भी हो सकते हैं, और फिर जीवन की क्षति होती है, और ये फिर अच्छी बात नहीं है कि एक यंग प्रोडक्टिव लाइफ सोसाइटी से इस कारण से एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये डेफिनेटली स्क्रीनिंग की तरफ ध्यान दें, और उसको जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसको आप फॉलो करें। अब हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का एक मैं बता दूं कि मान लीजिए एक 500 में एक लोगों को होता है ये बीमारी, जैसे मैंने बताया, तो उसमें
अगर मान लीजिए 100 पेशेंट्स ऐसे लेते हैं हम जिसमें कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है, तो 90% पेशेंट्स में बहुत कोई सीरियस इशू नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता, न सीने में दर्द होता है, न सांस फूलती है, न चक्कर, न बेहोशी, न धड़कन। तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में 20-30% पेशेंट्स में ऐसा होता है जिसमें कि आपको चलेंगे तो सांस फूलने लगेगी या सीने में भारीपन आ जाएगी, बट लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ रिस्क वाली कोई सिचुएशन उनमें भी नहीं होती है। 100 में 10 पेशेंट्स हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री होती है, हो सकती है। और इस तरह के केसेस को आपको स्क्रीन आउट करना बहुत जरूरी है। ईसीजी इको के बाद हॉल्टर के टेस्ट से, जितना ज्यादा दिन का आप हॉल्टर रिकॉर्डिंग लगाते हैं, डेफिनेटली उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, उतना बेटर है। और एक कार्डियक एमआरआई एक टेस्ट होता है जो हार्ट की एमआरआई होती है। उसमें मैंने जैसे चमड़े का जो जो चोट लगती है और वो भरता है चमकते वाले स्किन से, जिसको फाइब्रस टिश्यू मैंने बताया, तो उसमें फाइब्रस टिश्यू का बर्डन कैलकुलेट करते हैं। टोटल हर्ट अगर 100% मान लें हम, उसमें अगर 15% से ज्यादा का फाइब्रस टिश्यू बर्डन है, तो उस तरह के पेशेंट में भी आपको जो आईसीडी डिवाइस, करंट देने वाली डिवाइस, शॉक देके ठीक धड़कन ठीक करने वाली डिवाइस रिकमेंडेड है, भले ही फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं हो सडन डेथ की, या पेशेंट को कोई आपको सडन कार्ड मतलब सडन बेहोशी की कोई हिस्ट्री नहीं रही हो। जैसे मैंने बताया कि ये यंग एथलीट्स में मोस्ट कॉमन कॉज है सडन कार्डियक डेथ का। अब किसी फैमिली मेंबर को अगर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, तो 30 साल की एज तक हर 2-3 साल पे आपको इको करवाते रहना चाहिए। और जब आप 30 साल के ऊपर चले गए, तो 30 साल से 40 साल या 50 साल की उम्र तक हर 5 साल पे इको कार्डियोग्राफी कराते रहना चाहिए। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी आपको यंग एज में भी डेवलप कर सकता है, लेट एज में भी डेवलप कर सकता है। अगर फैमिली में किसी को है, तो यंग एज में डेवलप करने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए शुरू के टाइम में 30 साल के एज तक हर 2 साल 3 साल पे आप इको करवाएं। जब बाद का स्टेज हो जाता है तो 5-5 साल पे इको करवाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 50 साल के बाद यूजुअली हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की स्क्रीनिंग के लिए इको की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हाई रिस्क कैटेगरी में इस तरह के पेशेंट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के कौन कौन से आते हैं। तो पहला है किसी को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है और उसकी फैमिली में किसी को सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, चाहे बीमारी पता चली हो या नहीं पता चली हो। तो उस तरह के पेशेंट को डेफिनेटली मेडिसिन के अलावा वो डिवाइस आईसीडी रिकमेंडेड है और लगवाना चाहिए। पेशेंट को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी अगर है और पेशेंट को बेहोशी की हिस्ट्री है, बार बार बेहोश हो जाता है या इवन एक बार भी बेहोश हो जाता है, तो फिर बेटर है कि आईसीडी डिवाइस लगा के पेशेंट की लाइफ को सिक्योर कर लिया जाए। पेशेंट को धड़कन की हिस्ट्री है, धड़कन में भी जो मैं धड़कन का फोटो मैंने अभी दिखाया था, ये वाली धड़कन, तो ये धड़कन यूजुअली अगर लगातार बनी रही तो फिर ये कार्डियक अरेस्ट करवाती है। बट आप जब होल्टर लगाते हैं, 3 दिन के रिकॉर्डिंग ईसीजी के लगाते हैं, उसमें इस तरह का फीचर अगर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए भी आ रहा है, और पेशेंट को कार्डियक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी डायग्नोज्ड है, तो उस परिस्थिति में आपको आईसीडी डिवाइस लगवाना ही लगवाना है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और पेशेंट को अगर बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं और उसको बार बार बेहोशी हो जाती है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको डिवाइस लगवाना है। इस डिवाइस का नाम है आईसीडी, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये बहुत ही जरूरी मशीन है। लाइफ के लाइफ रिस्क को देखते हुए, लाइफ को बचाने के लिए हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी या लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट क्यूटी, जो हेरिडिटरी एरिथमियाज हैं उसमें, धड़कन की प्रॉब्लम है उसमें, उसके अलावा कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और सांस की प्रॉब्लम अगर है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स अगर इसके हैं, इसके कारण है, तो डाययूरेटिक एक बीमारी दवा होती है जिससे कि आप पेशाब के थ्रू पानी शरीर का निकाल सकते हैं, उससे सांस फूलने की प्रॉब्लम आपको कम हो जाती है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का और ट्रीटमेंट कुछ कुछ है कि एक ऑपरेशन होता है जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी करके करते हैं कि ये जो आपका टिश्यूज है, ये जो मोटा टिश्यू, इसको हम लोग काट के यहाँ से कुछ पोर्शन निकाल देते हैं, ताकि जो रुकावट पैदा कर रहा था वो आपको रुकावट कम हो जाए, और उसके बाद जो आपके सांस फूलने, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आपके
डेफिनेटली इससे कम हो जाएंगे। बट आपको सडन कार्डियक अरेस्ट का सिचुएशन इस वाले प्रॉब्लम से नहीं रिजॉल्व होगा, उसके लिए आपको एसिडी डिवाइस लगवानी पड़ेगी। ये आपके दूसरी प्रॉब्लम जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, सीने में दर्द की प्रॉब्लम होती है इस वाली बीमारी के कारण, तो जब हम इसको काट के निकाल देंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। या एक अल्कोहल एवोल्यूशन हम लोग इसको करते हैं, जिसमें कि इसको इस टिश्यू को हार्ट अटैक करा के उसको पतला कर दिया जाता है। जब हार्ट अटैक जहां भी होता है तो वहां का टिश्यू एकदम बिल्कुल टिश्यू जो है वो पतला होके खत्म हो जाता है लगभग। तो वही हम लोग आर्टिफिशियली खुद से एक हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक करवाते हैं हार्ट के अंदर, ताकि वो जो मोटाई है वो कम होके पतला हो जाए और आपका ऑब्स्ट्रक्टिव या रुकावट वाले फीचर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। और आईसीडी डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अ, एक इम्पॉर्टेंट और चीज है कि बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि जो कोरोना हुआ या कोविड हुआ या कोविड की जो वैक्सीन हमने ली उसके कारण भी हार्ट अटैक के फीचर तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अभी कंट्रोवर्शियल है, बट अभी तक जो भी स्टडीज हुई हैं इंडिया में 2023 में आईसीएमआर ने कंडक्ट की थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी हार्ट अटैक के फीचर्स नहीं बढ़े हैं। हार्ट अटैक बढ़ने का जो कारण दिखाया गया था, अगर आपको कोविड के कारण अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है सीवियर कोविड के कारण तो एक रिस्क फैक्टर था। अगर किसी की फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री रही है तो था। आपने बहुत ज्यादा शराब का सेवन या बिंज ईटिंग जिसको बिंज ड्रिंकिंग जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा शराब का सेवन पिछले 48 घंटे 72 घंटे में किया है तो था। या आपने कोई ड्रग या एब्यूजिव सब्सटेंसेस जैसे कोकेन वगैरह एक एग्जांपल मैं बताऊं तो वो किया है, या बहुत ज्यादा विगरस फिजिकल एक्टिविटी अगर की है। मैं देखता हूँ कि आजकल जिम में लोग जाके 150 150 किलो का 100 100 किलो का वजन उठाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं जो कहीं से भी रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं है तो। उस तरह के कारण जो एक्टिविटीज हैं उससे भी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। वो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप उतना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी ब्लॉक नहीं है तो भी आपको हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकता है। दूसरी एक स्टडी आई थी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग से, जो अभी यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुई थी कुछ टाइम पहले। उसमें भी उन्होंने बताया था कि जो कोविड वैक्सीन है उससे हार्ट अटैक की संभावना इनफैक्ट कम हुई है, उनका कहना था। और जिन्होंने मतलब मोस्ट ऑफ लोगों ने 2 डोज लिया था, कि कुछ कुछ लोगों ने 3 डोज भी लिया था, तो 3 डोज वाले जो लोग थे उनमें जो हार्ट अटैक की संभावना 20 से 30% तक कम थी। ये मोस्ट लाइकली हमको लगता है कि कोविड रिलेटेड ये सारे पिक्चर्स होंगे, बट डेफिनेटली और बड़े स्टडी की जरूरत है इस रिगार्डिंग। लेकिन इस स्टडी की एक लिमिटेशन ये है कि जो कंट्रोल ग्रुप होता है हमारा, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, क्योंकि उस समय पैनिक सिचुएशन हमारा इतना ज्यादा था कि जो लगभग सारे लोगों ने वैक्सीन लिया होगा, तो कंट्रोल ग्रुप कोई भी स्टडी कंडक्ट होती है जिसमें एक में दवा दी जाती है, एक में वैक्सीन दिया मतलब एक में जिन्होंने वैक्सीन लिया हो, दूसरे ग्रुप में वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया हो, तो दोनों ग्रुप लगभग बराबर हो तो स्टडी अच्छी होती है। लेकिन इसमें क्या है कि अभी मोस्ट ऑफ लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है क्योंकि वो मैंडेटरी भी था ट्रेवल के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए। तो कोई भी बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं हो, और उनको स्टडी में इनकॉर्पोरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये कहना कि कोविड वैक्सीन से आपको हार्ट अटैक हुआ, ये बहुत डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली बोल पाए। हाँ, कोविड का डेफिनेटली रोल है और रोल था पहले। लेकिन ये है कि आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें। अ, जो जो आपको जो जंक फूड वगैरह का यूज है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो हमने अडॉप्ट कर ली है उससे बाहर निकले और अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें, अच्छे फूड के साथ, अच्छे फिजिकल एक्टिविटी के साथ। कोई एब्यूजिव या एडिक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल ना करें। तो ये बहुत ही मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए, चाहे वो हमारे स्टेट के लिए हो चाहे इंडिया के हेल्थ के लिए हो, वो बहुत ही अच्छा होगा और हम आगे प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। और जो भी वार्निंग साइंस है उसमें आप अपने डॉक्टर्स को मिलें एक भरोसे के साथ और उसको इवेलुएट कराएं,
फैमिली हिस्ट्री किसी को सडन कार्डियक डेथ की है या सडन कार्डियक अरेस्ट की है, तो आप फुल एवेल्युएशन हर फैमिली मेंबर का कराएं। गवर्नमेंट में कराएं तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा ये, लेकिन कराएं जरूर, क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी है, रदर देन कि सडन किसी इमीडिएट प्यारे फैमिली मेंबर के डिमाइस के जैसे उस महिला के साथ हुआ कि उन्होंने अपने उनके पेरेंट्स के लिए कितनी बुरी स्थिति होगी कि उन्होंने एक बच्चा 9 इयर्स के एज में खोया और एक डॉटर को उन्होंने 23 साल की एज में खोया। तो ये सब चीजें बचाई जा सकती हैं, और ये आपके प्रयास और जो हेल्थ केयर सेक्टर है ओवरऑल उनके प्रयास से ही बचाया जा सकता है। तो आइए हम लोग मिलकर इससे लड़ाई करें, और इससे डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। और इसके बाद जो भी आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, इसके रिस्क क्या हैं, जो भी ओवरऑल डिस्कशन करना चाहें आप अपने जो भी डॉक्टर हैं कंसल्टिंग डॉक्टर, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। और उस अपने ट्रीटमेंट को जो भी एडवाइस होती है वो करवा सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो हमारे जो ये प्रोफाइल है इस पे भी आप डाल सकते हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, उसको हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा नंबर 9199448999 है। इस पे भी आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, यथासंभव रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूँ। एक सेकंड। ये मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिस्कस करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि किस कारण से डेथ हुई है। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, और ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी। वो जैसे मैंने 19 इयर्स की फीमेल की एक घटना बताई थी, अभी कुछ दिनों पहले एक सर्जिकल फिटनेस के लिए भी एक मेरे पास पेशेंट, मैं कॉल पे गया था कहीं पे, वहां पे भी मैंने देखा तो इको वाइज हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी था। मैंने डिटेल में एवोल्यूशन किया, और मेन आपको हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की और उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं मुझे तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट जब मैंने फैमिली से इंक्वायरी करी तो जो पेशेंट थी उनके फादर की और उनके भाई की, दो लोगों की सडन डेथ हुई थी। और उनका इवेल्युएशन हुआ भी था। इवेल्युएशन होने के बाद उनको बताया गया था कि हार्ट कुछ मोटा हो गया है, क्लियर वो टर्म नहीं बता पा रहे थे, और उनके हिसाब से उनको पेसमेकर डिवाइस एडवाइस हुआ था। पेपर कोई अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि 4-5 साल पहले की घटना थी, तो सारे पेपर उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए थे। बट मैं लगभग श्योर हूं कि उस पेशेंट को पेसमेकर नहीं, आईसीडी डिवाइस जो पेसमेकर की तरह ही लगता है, या बताने के टाइम में डॉक्टर्स पेसमेकर के फॉर्म में ही बताते हैं उसको, क्योंकि वो ज्यादा सुना हुआ टर्म है, वही डिवाइस आईसीडी डिवाइस एडवाइस हुआ होगा, बट पेपर्स नहीं थे हमारे पास। फाइनली उनको मैंने 3 दिन का होल्टर लगाया, फिर एंजियोग्राफी करी, उसके बाद उनको सारे प्रिकॉशंस लेते हुए जो डिफिब्रिलेटर मशीन शॉक देने वाली डिवाइस का पैच लगाकर, और उसके बाद स्पाइन की सर्जरी कंप्लीट हुई और सक्सेसफुली वो डिस्चार्ज हुई हैं। उनके बेटे साथ में थे, उनको भी मैंने इंसिस्ट किया, और एक फ्री ऑफ कॉस्ट उनका हम लोगों ने इकोकार्डियोग्राफी किया था। उनके बेटे का एज लगभग 25 या 26 साल एज था। तो मैंने उनको बोला कि अभी आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर 5-5 साल पे आप इको जरूर करवाते रहिए, ताकि अगर कुछ हो तो डिटेक्ट हो पाए। लेकिन अभी तक नहीं है तो चांसेस कम है कि आपके, क्योंकि मदर की बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरट्रॉफी थी, बहुत ज्यादा मोटाई बढ़ी हुई थी, तो डेफिनेटली कह नहीं सकते कि नहीं बढ़ेगी, बट अभी तक अगर नहीं हुआ है 25-26 साल के एज तक, तो चांसेस कम है कि वो होगा। बट डेफिनेटली 40 इयर्स के एज तक उनको इवेलुएट कराना पड़ेगा, मैंने उनको एडवाइस कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब डॉक्टर पेशेंट से बात करें, उनके रिलेटिव से बात करें, और टाइम देके उसको इवेलुएट करें कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे। दोबारा एक बार देख लेता हूँ।
कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। एक सेकंड। ये कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट सेशन आज का जो है हम लोग यहीं पे अब समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक हम लगभग इसी समय 12 बजे मिलेंगे संडे को। मैं डॉक्टर अभिषेक नमनहाट पटना से। हमारा मोबाइल नंबर है 9199448399। इस पे आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप छोड़ सकते हैं और इस फेसबुक आईडी पे भी अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। नमस्कार।